हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका महाराणा प्रताप क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पशु परीक्षक की वैकेंसी का अगर आप फॉर्म भर रहे हो या फॉर्म फिलअप कर दिया है तो मैं आपको एक बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप लास्ट तारीख यानी कि 17 फरवरी 2024 से पहले आप बनवा लीजिए। ये दोनों स्क्रीन पर जो मैंने तारीख बताई है इसीलिए बताई है कि ताकि आपको जहन में रहे कि लास्ट तारीख कितनी तारीख कब है। तो उससे पहले अगर आप डॉक्यूमेंट्स बना लेते हो तो दोस्तों फिर तो आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आओगे, नहीं तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। और कहीं ना कहीं लास्ट में अगर आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आप जनरल में काउंट हुए और उस मेरिट तक नहीं पहुंच पाए तो आप सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। हमारा मकसद है कि आप उससे पहले डॉक्यूमेंट्स बना लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको ये जो है बढ़िया न्यूज़ मिलेगी भी। उससे पहले अपने को पता चल जाता तो काश अपने ये डॉक्यूमेंट्स बना के रख लेते। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो लास्ट तक देखना, तभी आपको पता चल पाएगा। आप नोटिफिकेशन में कॉलम नंबर 19 में दोस्तों देखोगे तो अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र संबंधी जो प्रावधान दिए गए हैं वही मेन है, वही मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। इसको बारीकी से आपको समझाऊंगा कि क्या क्या उन्होंने कहा है। तो अभ्यर्थी को वर्ग विशेष हेतु आरक्षित पदों का लाभ तभी तय होगा जब उनके मूल दस्तावेजों की जांच उपरांत अभ्यर्थी नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। यानी कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आओगे तो दोस्तों तभी होंगे जब आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स होंगे। आरक्षित पदों हेतु यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी हेतु अभ्यर्थियों को राजस्थान राज्य में सक्षम अधिकारी द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र। अब आप कहोगे मूल निवास की इसमें क्या जरूरत है, तो दोस्तों आपको मूल निवास भी बनवाना है और जाति प्रमाण पत्र जो प्रस्तुत करने होंगे वो एक सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए होने चाहिए, तभी आपकी ये जो है मान्य होएगी। ये इन्होंने बाकायदा नोटिफिकेशन में दिया है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20/1/2022 के अनुसार ये तारीख दोस्तों नोटिफिकेशन में पहले की है। तो के अनुसार आवेदक को वर्ग विशेष यानी कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा रूप से कमजोर वर्ग का लाभ दे तभी होएगा जब आप उस कैटेगरी के दोस्तों अगर वहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाओगे। अगर आप उस कैटेगरी के सबमिट नहीं करवाते हो तो आप जनरल में काउंट होंगे और कहीं ना कहीं आप उससे वंचित रह जाओगे, क्योंकि जनरल की मेरिट रिजर्व कैटेगरी से थोड़ी सी कम जाती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तभी आपको पता चल पाएगा। और इसमें महिलाएं जो विशेष करके जो शादीशुदा महिलाएं हैं दोस्तों उनके लिए तो इन्होंने बहुत ही कड़े प्रावधान हैं इसमें, तभी जाके आप उसमें एलिजिबल पाए जाओगे, नहीं तो वरना आप परीक्षा से फाइनल मेरिट से जो है वंचित रह जाओगे। यूपी पुलिस के लिए मैंने दोस्तों एक वीडियो बनाई थी, इसमें मैं आप मेरे चैनल पर जाके देख लीजिएगा। तो बहुत से साथी हैं जो उन्होंने मान लो कमेंट करके धन्यवाद दिया था कि वास्तव में सर आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि अगर लास्ट तारीख से हम पहले नहीं बनवाते तो कहीं ना कहीं हम रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आने के कारण जनरल में काउंट होते, और जनरल में काउंट होने से आपका जो है वो उसमें आप एलिजिबल नहीं हो पाते। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो, लास्ट तक देखना तभी आपको पता चल पाएगा। मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ कि जो शादीशुदा महिलाएं अगर फॉर्म फिल कर रही हैं तो उनके लिए तो ये विशेष करके है, क्योंकि इन्होंने जो महिला के लिए प्रावधान दिए हैं वो कहीं ना कहीं लास्ट में आपकी जाके मुसीबत बन सकती है। आप अपने माता पिता का सुनहरा जो है पूरा कर सकते हो सपना, तभी आपको जाके समझ में आएगा कि क्या डॉक्यूमेंट्स बनाने और क्या नहीं करवाने हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर वॉच करना। चैनल पर दोस्तों नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता। ये मैं बता दूं कि आवेदक का उक्त प्रमाण पत्र इसी भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि तक, अब यानी कि इन्होंने कहा है कि अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व यानी कि इससे पहले का, बाद का नहीं होना चाहिए, पूर्व का समक्ष अधिकारी द्वारा प्राधिकारी द्वारा जारी किया हो। अभ्यर्थी को उनके वर्ग का आरक्षण का लाभ प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक से देय होता है और अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदनों की अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए। अतः भर्ती हेतु अभ्यर्थी की श्रेणी के संबंध में उसके पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र के आधार पर ही किया जाएगा। इन्होंने कहा है कि लास्ट तारीख से पहले आपका यानी कि थोड़ा सा पुराना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए इन्होंने कहा है कि ईडब्ल्यूएस से तो जो प्रमाण पत्र है वो दोस्तों 1 साल पुराने होने चाहिए, ओबीसी का 3 साल तक चल जाता है। SC ST के अंतर्गत अगर कोई कैंडिडेट आ रहा है तो वो चलो जितना भी पुराना है कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, लेकिन
आज के टाइम में मान लो डिजिटल होना चाहिए। अगर आपके पास सीधा फोटो वाला और कैंप द्वारा बनाया गया है तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो आपको दिक्कत कर सकता है। आप उससे पहले ये डॉक्यूमेंट्स अपना बनवा लें, तभी जाके आप उसमें एलिजिबल पाए जाओगे। तो ये कह रहा है कि अभ्यर्थी के पास अंतिम तारीख से पहले का कुछ ना कुछ प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आओगे। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 17/10/2022 के अनुसार, यानी कि ये उनका नियमावली है जिसमें उन्होंने 17/10/2022 का वर्णन दिया के अनुसार उक्त परिपत्र के अंत में निम्न प्रंतुक जोड़ा गया है। यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है और अंतिम तिथि के पश्चात का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी इस आशय का एक शपथ पत्र लिखा जाए और वह आवेदन की अंतिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता हो और यह सूचना गलत पाए जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जाएगी। ये कहना चाहते हैं कि दोस्तों किसी भी कारणवश अगर आप फाइनल सबमिट हो जाते हो और बाई चांस अगर आप लास्ट तारीख से पहले का प्रमाण पत्र नहीं बना पाए और उससे बाद का जो 5-7 या महीने बाद का अगर आप वहाँ सबमिट करवा रहे हो, तो हम उस पर विचार तभी करेंगे जब आप एक सही और सूचना देने के लिए शपथ पत्र उसमें नियुक्त करोगे। वो भी बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर वो सही नहीं पाया गया, वो गलत तरीके से दे रहा है, तो आपकी जो नियुक्ति है वो लास्ट में कभी भी उसकी निरस्त कर दी जा सकती है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो ये उन्होंने पॉइंट है जो मेंशन किया है। जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि, अब इन्होंने क्या, अभी कास्ट सर्टिफिकेट की वैधता है जो हम किस प्रकार से मानेंगे, तो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के जाति प्रमाण पत्र दिनांक 9/9/2015 के अनुसार दोस्तों जितने भी अपने कास्ट सर्टिफिकेट बनते हैं वो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अंतर्गत जो फॉर्म होता है वही आते हैं। इसमें कोई दुराई नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आप कहीं समाज कल्याण ऑफिस चले जाओ और वहाँ जाके कहो जी हमें तो ये बनवाना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अपने नॉर्मल घरों में बनाए होते हैं वही ही मान लो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की गाइडलाइन के अंतर्गत ही बनाए जाते हैं। तो उसमें इन्होंने दिशा निर्देश दिए कि 1 नंबर SC/ST की जाति के लिए जारी किए गए प्रमाण पत्रों की अवधि जीवन पर्यंत होगी। ये मान लो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग या समाज कल्याण विभाग ये कहता है कि जो SC/ST कैंडिडेट है उनकी जो प्रमाण पत्र की वैधता है वो दोस्तों जीवन पर्यंत होएगी। वो जितने भी उम्र जब भी उन्होंने बनवा रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें दिक्कत नहीं आएगी, अभी आपका जीवन पर्यंत होगी। जबकि OBC के संबंध में इस संबंधित प्रमाण पत्र का एक ही बार जारी किया जाएगा, परंतु क्रीमी लेयर में नहीं होने के संबंधी तथ्यों को 3 वर्ष के लिए सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। वो कह रहे हैं भी अगर आप OBC क्रीमी लेयर में आते हो तो ये आपका जो प्रमाण पत्र है पिछले 3 साल तक का मान्य होएगा, नहीं तो आप OBC के लिए तो दोस्तों एक बार ही जारी किया जाएगा। लेकिन अगर आप क्रीमी लेयर में आते हो तो फिर आपको 3 साल पुराना ही ज़्यादा चल पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं चल पाएगा। क्रीमी लेयर में नहीं होने के संबंध में प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। अगर क्रीमी लेयर में नहीं हो तो फिर तो 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमी लेयर नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी करने के उपरांत अगर प्रार्थी वर्ष में क्रीमी लेयर नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाएगा। अधिकतम 3 वर्ष तक का किया जा सकता है। इन्होंने कहा है कि अगर आप क्रीमी लेयर में हो नहीं हो और फिर भी अगर आप वो प्रमाण पत्र कोई पुराना दे रहे हो तो हम शपथ पत्र को मानकर ही मान लो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन वो भी आपके क्या है कि वो मान लो आप नया बनवा रहे हो, नया जमा करवा दिया तो वो पुराने वाला जो है 3 साल तक की मान्य होएगा, नहीं तो पुराना नहीं होएगा, उससे पुराना नहीं होना चाहिए। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के परिपत्र दिनांक 21/2019 के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग में जो प्रमाण पत्र है वो दोस्तों सिर्फ 1 साल के लिए मान्य होएगा। यानी कि जो EWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों वो 1 साल के लिए मान्य होगा। महिलाओं के लिए विशेष इन्होंने दिया है कि महिलाओं के लिए जो है प्रावधान है वो दोस्तों शादीशुदा महिला अगर मान लो इस भर्ती में शामिल हो रही है और प्रमाण पत्र ये दे रही है तो ये मैंने अंडरलाइन किया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र पिता के नाम का निवास व आय के आधार पर ही सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हो। यानी कि
पिता के नाम का होना चाहिए और प्रस्तुत करने पर उस वर्ग का लाभ देय होगा। पति के नाम का निवास प्रमाण पत्र और आय के संबंध में जारी प्रमाण पत्र नहीं मान्य होगा। अगर कोई महिला शादीशुदा है, फॉर्म फिल कर दिया, एग्जाम पास हो गया, डीवी के समय अगर जाते हो तो दोस्तों उस लड़की का जो प्रमाण पत्र है वो दोस्तों पिता के नाम से बना होना चाहिए, तभी वो मान्य होगा, नहीं तो वरना नहीं होएगा। पति के नाम का उस महिला के जो डॉक्यूमेंट्स है नहीं सबमिट होंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति, शहरी या आदिम जाति का प्रमाण पत्र नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति यानी कि एक सक्षम अधिकारी का द्वारा होना चाहिए। और शहरी आदिम जाति की विवाहित महिलाओं के लिए, इन वर्गों के लिए आरक्षित पदों का लाभ प्राप्त करने हेतु पिता के नाम का और निवास के सक्षम अधिकारी द्वारा नियम जारी प्रमाण पत्र पर उस वर्ग का लाभ देय होगा, यानी कि पति के नाम का प्रमाण पत्र जो मान्य नहीं होएगा। यही मैंने आपको बता दिया। वो तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि जनरल ओबीसी, ईडब्ल्यूएस उस कैटेगरी के अंतर्गत कोई अगर महिला आ रही है, वो शादीशुदा है, तो वो तो पिता के नाम का, या SC ST जो भी अगर कोई कैंडिडेट आ रहा है तो वो भी पिता के नाम का ही होने चाहिए, ना कि आप ये मान के चलो कि मान लो जो हम पति के नाम का जो है अगर आप करवाते हो तो वो नहीं होएगा। दूसरा मैं बता दूं कि EWS आर्थिक वर्ग के जारी किए गए इनकम एसोसिएट सर्टिफिकेट की वैधता के संबंध में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के परिपत्र दिनांक FR के मान्य रहेगा। एक बार उक्त इनकम सर्टिफिकेट जारी करने के उपरांत अगर अभ्यर्थी वर्ष में आर्थिक कमजोर के लिए निर्धारित मापदंडों को पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रतिस्थापित पत्र पर आधार पूर्व में जारी इनकम और सर्टिफिकेट को मान लिया जाएगा। ऐसा अधिकतम 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है। अगर आप EWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हो दोस्तों, पुराना 3 साल होना चाहिए। फिर भी अगर आप मान लो लास्ट तारीख से पहले नहीं बनवा पाते हो तो कहीं ना कहीं आपके शपथ पत्र के आधार पर वो सही होना चाहिए, तभी आपको उसमें EWS कैटेगरी का जो लाभ मिल पाएगा। दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षणिक यानी कि जो भी आपकी मार्कशीटें हैं वो, और प्रशैक्षणिक योग्यता यानी कि अब अगर आपने कोई डिप्लोमा वगैरह कुछ अन्य वगैरह NCC या कर रखी है तो वो, आयु, वैवाहिक स्थिति यानी कि आपका विवाह पंजीयन, परित्यक्ता के लिए दोस्तों परित्यक्ता का जो प्रमाण पत्र है, या यानी कि हमने दूसरी शादी कर ली तो उसके लिए प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक के लिए जो डिस्चार्ज पर्ची है दोस्तों, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आपका विशेष प्रमाण पत्र, विशेष योग्यजन के लिए जो विकलांग का सर्टिफिकेट होता है, मूल दस्तावेज, ये सारे डॉक्यूमेंट्स दोस्तों आपको वहाँ प्रस्तुत करने होंगे, तभी आपको उस आरक्षित वर्ग का लाभ मिल पाएगा, नहीं तो आप वंचित रह जाओगे। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनका जो प्रमाण पत्र, जितने भी डॉक्यूमेंट्स दोस्तों DV होएगा वो अपने पिता के नाम से होएगा, ना कि पति के नाम से होएगा। कल को अगर आप पति के नाम से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हो तो आपका मान्य नहीं होएगा, वो आप एलिजिबल नहीं पाए जाओगे, आप जनरल में काउंट किए जाओगे। तो पति के नाम से डॉक्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए, पिता के नाम से होना चाहिए। EWS के लिए पुराने से पुराना 3 साल होना चाहिए। अगर आप फिर भी लास्ट तारीख से पहले नहीं बनवा पाते हो, लास्ट तारीख तक बनवा लेते हो, तो उसमें एक शपथ पत्र लगा के आप उसमें एलिजिबल हो सकते हो। उसको अधिकारी को है, वो भी सारा अधिकारी पर डिपेंड करेगा। उन्होंने बाकायदा कहा है कि हम इसमें कोई भी प्रावधान करेंगे तो वो सोच समझ कर ही करेंगे। विवाहिक महिलाओं के लिए संतान संबंधी घोषणा करना अनिवार्य होगा। अब एक और पॉइंट है, तभी तो मैंने शुरू के पॉइंट में कहा था कि महिलाएं जो शादीशुदा है उनके लिए थोड़ा सा इसमें प्रावधान अलग अलग दिए गए हैं। अगर महिला विवाहित है दोस्तों, उसको संतान से संबंधित यानी कि मेरे 2 या 2 से अधिक संतान नहीं है तो विवाहित के लिए संतान संबंधी घोषणा प्रस्तुत करना होगा। परित्यक्ता श्रेणी की महिलाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि, दिनांक व पुनर्विवाह नहीं किए जाने के संबंध में परित्यक्ता श्रेणी में शामिल संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी कि अगर परित्यक्ता है और उसने शादी नहीं की तो ऑनलाइन तारीख की लास्ट तारीख से पहले आपको ये बताना, उसमें देना होगा कि मैं ये परित्यक्ता हूँ और मैंने अभी तक कोई शादी नहीं किया। अभ्यर्थी को अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि जब आपने चाहे ग्रेजुएशन के लिए करके छोड़िए, चाहे 12वीं करके छोड़िए, चाहे आपने कुछ भी करा है, तो उस समय जो आपका चरित्र प्रमाण पत्र दिया गया था वो आपको वहाँ सबमिट करना होगा। और चरित्र के संबंध में कम से कम, इन्होंने एक लाइन और मेंशन की है, भी कम से कम अच्छा यानी कि गुड लिखा होना चाहिए, तभी वो मान्य होएगा। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि 2 राजपत्र अधिकारी के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। वो आपकी दोस्तों जब नियुक्ति होएगी तब आपको करवाने होंगे। अभ्यर्थी का चयन आचरण पुलिस सत्यापन, जो कि दोस्तों लास्ट जब अपना फाइनल सिलेक्टेड हो जाते हो तो तब
पुलिस वेरिफिकेशन होता ही होता है, वो तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें अपने दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि बंदा स्ट्रेटजी लेके तभी चलेगा जब लास्ट तक उस मुकाम तक पहुंचेगा, तो उसको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो दूसरा अपने बात करने की वो जो पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह होना ही है, अभ्यर्थी का चयन उपरांत सक्षम प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा जांच संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र यथा समय नियुक्त की करना होगा और पूर्ण रूप से स्वस्थ राज्य सेवा के लिए पूर्ण उपयुक्त है। वो जो अपना मेडिकल होएगा दोस्तों, उस पर सब कुछ है वो बताया जाएगा कि आपको उसमें भी आप फिट हो या अनफिट हो। वो जो डॉक्टर है वो सब में जो आपको प्रमाण पत्र बना के देगा, वो ही इसके लिए उन्होंने कहा है कि वो डॉक्टर कहना चाहिए कि आप उसके लिए एलिजिबल हो। अब अगर अगली अपने बात करें तो दोस्तों, ऐसे आवेदक जो पहले राजकीय सेवा में हैं लेकिन औद्योगिक उपक्रमों में किसी प्रकार के अन्य, वो दोस्तों जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं, आज तक जहां तक देखा जाता है तो दोस्तों ऐसा शायद ही है कि कोई अगर अपनी जॉब छोड़कर इधर आना चाहिए, वो होने को हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये पॉइंट अपने लिए नहीं है। वो ही हैं जो सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं में जो काम कर रहे हैं, वो छोड़ के अगर जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए जो वहाँ का जो डिस्चार्ज है वो प्रस्तुत करना होगा। ये इन्होंने इस पॉइंट में जो मेंशन किया है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, वो है कि उक्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से निर्धारित पूर्व जारी होने चाहिए। अनिवार्य है, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक के पश्चात प्रमाण पत्र के विशेष वर्ग का लाभ दे नहीं होगा। लास्ट में इन्होंने फिर मेंशन कर दिया कि लाभ दे नहीं होगा। हालांकि इन्होंने कुछ प्रावधान दे दिया कि हम शब्द पत्र या उसको मान कर लेंगे, लेकिन दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप ये डॉक्यूमेंट्स पहले ही रेडी करवा लें। अभी भी दिन पड़े हैं, 7-8 दिन में ये सारे डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं। मूल निवास जाति प्रमाण पत्र ही तो बनवाने हैं और क्या करने हैं। और किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में अगर आपको बाहर किया गया है तो आप ये इसमें ना बैठें, क्योंकि लास्ट में आपकी कार्रवाई होगी तो तब आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों वीडियो इतनी थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर ज़रूर करना ताकि कोई भाई वंचित रह न जाए। चैनल पर दोस्तों नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि कोई भी भाई लास्ट तारीख से पहले ये डॉक्यूमेंट्स बनवा ले और वंचित ना रह जाए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।